गांव के एक घर में गंगा देवी अपने दोनों बेटे और बहू के साथ रहती थी। सभी वहां आराम से रहते थे। गंगा देवी की उम्र 90 वर्ष की होने के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। राम, अरे राम श्याम, कहाँ हो तुम? मेरी बात तो सुनो। राम, कहाँ हो मेरे बच्चे? बात सुनो मेरी। कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। ये माँ जी सुबह सुबह कौवे की तरह काऊ काऊ क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? क्या है? हाँ, अरे बड़ी, श्याम और राम को बुलाकर लाओ तो जरा। क्यों, क्या हुआ है सुबह सुबह? हमें ऐसे परेशान क्यों कर रही हैं? बड़ी बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेटी, मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे कुछ कहना है बेटा। जरा उन दोनों को बुला दो। जाओ, उन दोनों को बुला कर ले आओ बेटा। ओफो, ऐसा लग रहा है बुढ़िया का ऊपर जाने का समय हो गया है। यही समय है, जायदाद के बारे में बता देना चाहती होगी। माँ, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे श्याम को बुला, बहुत जरूरी बात करनी है। जा उसे बुला के ला। वो माँ, वो भाई तो बाजार गया है ना, अब लौटने में बहुत देर होगी, उनको बाजार गया है। तो फिर मेरी छोटी बहू, हाँ, छोटी बहू को बुला दे बेटा, जल्दी कर। छोटी बहू तो वो आपके बेटे के साथ बाजार गई है, वो भी घर में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उनको जरा बुला कर तो लाओ बेटा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। वो लोग कब आएंगे क्या पता, आपको जो कहना है मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, तेरे पिताजी ने व्यापार करके बहुत पैसे कमाए थे बेटा। तेरे पिताजी और मैंने थोड़े पैसे लेकर गृहस्थी चलाई थी, और बाकी के पैसे है ना, वो सारे के सारे पैसे बेटा एक जगह पर तेरे पिताजी और मैंने रख दिए थे। यही बात मुझे। हाँ, बाकी के पैसे बताइए ना। बाकी के पैसे घर के बाहर बगीचे में दफन किए थे, और मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम दोनों आपस में बांट लो। ठीक है बेटा, मेरी बात याद रखना। माँ जी ने ये बात तो बता दी थी कि पैसे कहाँ हैं, पर किस जगह पर हैं ये बताने से पहले ही वो चल बसी। माँ हमें छोड़कर चली गई। अरे धीरे, तुम्हारी माँ मर गई है। अभी नाटक करके दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसका मतलब भाई को पैसों के बारे में कुछ ना बताऊं? अरे बेवकूफ, उसे तुम किस खुशी में बताने जाओगे? हाँ, उसको बताने से छोटी बहू को भी तो बताना होगा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन बगीचे की किस जगह पर पैसे छुपाए हुए हैं ये तो माँ ने बताया नहीं। इतने बड़े बगीचे में कहाँ ढूंढेंगे हम? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी हम लोगों को नाटक करना पड़ेगा। चलो। कुछ समय बाद अब राम और सुधा जैसे ही घर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें बहुत दुख होता है कि माँ की मृत्यु के समय वो उनके पास नहीं थे। ये क्या सर्वनाश हो गया? माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ, भैया, ये कब हुआ? ये कैसे हो गया? कैसे हुआ माँ? माँ, पता नहीं देवर जी, मैं और तुम्हारे भैया अपने कमरे में थे। यहाँ आकर देखा तो माँ गुजर गई। संभालिए खुद को दीदी, अगर आप भी टूट जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा? कैसे संभालूं छोटी? माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, प्यार से वो सब कुछ मुझे दे देती थी। माँ, मैं आखिरी वक्त में आपके साथ नहीं रह सका। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अंतिम संस्कार का काम होने के बाद घर खाली हो गया। एक दिन राम और सुधा अपने कमरे में सो रहे थे
अचानक से बाहर बगीचे से सुधा को कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जग गई। जी सुनिए, सुन रहे हैं? देखिए ना, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। अरे कुछ नहीं सुधा, कुत्ते बिल्ली होंगे, तुम सो जाओ। अरे नहीं जी, ये ना बगीचे की मिट्टी खोदने की आवाज है। ये यही कहीं घर में चोर तो नहीं घुस रहा है? चलिए ना, चलकर देखते हैं। राम और सुधा अब धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। दीदी, आप यहाँ, और ये आप क्या कर रही हैं आधी रात को? अरे सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी क्या? दीदी, आप मिट्टी क्यों खोद रही हैं? कुछ खो गया है या कुछ छुपा रही हैं? अरे नहीं नहीं, तेरे जीजा जी ने कहा था सब्जी के पौधे लगाने हैं, बस उसी के लिए गड्ढा बना रही हूँ। क्या क्या करते रहते हैं भैया आप दोनों। जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ। जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ जा रहा हूँ, चलो रमा। नहीं, बात तो कुछ और ही है। कोई आधी रात को सब्जी नहीं बोता, जरूर कोई राज है। चलो। क्या हुआ, वैसे क्यों देख रही हो? चलो अंदर चलो। नहीं जी, बात इतनी सीधी नहीं है जितना कि हमें दिख रहा है। बिना किसी वजह के कोई आधी रात को मिट्टी नहीं खोदेगा। जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। राम समझाकर अपनी पत्नी को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधा की नजरें अब भी उसी जगह पर अटकी थी जहां थोड़ी देर पहले श्याम मिट्टी खोद रहा था। राम भले ही बात को टालता रहा, लेकिन सुधा के मन में उठते सवाल कहीं दूर नहीं हुए। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो है जो उससे छिपाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बात वैसी नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। कुछ दिनों तक श्याम और रमा चुपके चुपके घर के दक्षिण और पश्चिम तरफ जगह जगह गड्ढे खोदते रहे, लेकिन कहीं भी पैसों से भरा कलश नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों की चिंता बढ़ने लगी, और जब तक छुपा हुआ धन नहीं मिला उन्हें चैन नहीं मिला। अरे पूरे कमरे में चक्कर बार बार क्यों लगा रही हो? और क्या करूं? बगीचे के दक्षिण पश्चिम हर कोने में खोज लिया, पर कलश कहीं नहीं मिला। अरे इतना बड़ा बगीचा है, पूरा ढूंढे बिना बताना मुश्किल है कि पैसे कहाँ पर हैं। उफ, तुम्हारी माँ भी ना बिल्कुल बेकार थी। बोलना ही था तो पूरी बात बोलती, आधी बात बोलकर लुढ़क गई। इधर पूरे बगीचे में मिट्टी खोद के ढूंढो, उसका उपाय भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी हम पर शक करने लगे हैं, और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जब तक वो दोनों घर में रहेंगे हम पैसे निकाल नहीं पाएंगे। अब क्या करें रमा? एक उपाय है, तुम गांव के भीमा मिस्त्री से कहो कि मिट्टी खोदने के लिए कुदाल फावड़ा लाए। कल ही उससे मिलो और सामान ले आओ। क्या बात है दीदी, आज आप इतनी सुबह सुबह खाना बना रही हैं? अरे छोटी छोटी, तुम आ गई। मैं तेरे और देवर जी के लिए पूरी और आलू दम बनाई हूँ, चलो खा लो। पूरी और आलू दम आपने बनाई हमारे लिए? क्यों नहीं छोटी, मैं नहीं बना सकती हूँ क्या? क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। असल में आपने पहले कभी नहीं बनाया ना, इसलिए। हाँ, असल में तेरा चेहरा देखकर मुझे ना बहुत चिंता हो रही थी कि घर का काम करके तेरा चेहरा सूख गया है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? मैं तो कह रही हूँ तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। माँ के पास रहने से देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद आपके देवर जी को कौन खाना देगा? अकेले आप क्या क्या संभालेंगी? अरे पगली, तू अकेले क्यों जाएगी? उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना। दोनों जन जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी? आपके देवर जी ससुराल में जाकर रहेंगे? कभी नहीं, छोड़ो दीदी, मैं कभी और चली जाऊंगी। हट, घर से निकले बिना कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। इतनी मेहनत करके मैंने इनके लिए पूरी आलू बनाई। हाँ। गांव की एक सुनसान सड़क पर
राम घर की ओर लौट रहा था। तभी उसका पुराना जानकार भीमा मिस्त्री अचानक उसके सामने आ गया। अरे राम भाई, काम से लौट रहे हो? अरे भीमा, तू? हाँ, काम से लौट रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? भीमा ने थोड़ा घबराते हुए बताया कि वो राजमिस्त्री के पास जा रहा है, क्योंकि उनके पास मिट्टी खोदने के लिए जरूरी औजार नहीं थे। राजमिस्त्री के पास जा रहा हूँ? हमारे पास तो पूरे बगीचे की मिट्टी खोदने का कोई औजार नहीं है। श्याम भाई को कहा था, लेकिन माने तब ना। क्या? भैया को कहा था, लेकिन क्यों? अरे बाप रे, तुम्हारे भैया ने कहा था कि ज्यादा मिट्टी खोदने के लिए कुदाल फावड़ा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे बगीचे में मिट्टी की खुदाई होने वाली है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। ये मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम्हारे भैया ने मुझे जो कहा वही मैंने आपसे कह दिया। ये क्या? हमारे बगीचे में मिट्टी की खुदाई क्यों होगी? भैया ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्या हो रहा है। भैया से जाकर पूछ लेता हूँ कि क्या हो रहा है। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन श्याम अब तक घर नहीं लौटा। तभी रमा हाथ में टिफिन लेकर बगीचे की तरफ आती है। ये लो तुम्हारा खाना। दोपहर हो गई है लेकिन घर नहीं आए, तो मैं खुद ही ले आई। उफ, बहुत भूख लगी है। रमा, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छी हूँ या नहीं ये नहीं पता, बस यही सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, कैसे ढूंढूं वो पैसे। दिमाग ही खराब हो रहा है। अरे हाँ, तुमने सुधा से क्या कहा था? उसने कुछ जवाब दिया? ये मत पूछो। इतनी मेहनत से आलू पूरी बनाई और प्यार से कहा कि अपने मायके चली जाओ कुछ दिनों के लिए। फिर? सीधे मना कर दिया। अब बताओ, जब तक वो घर में है हम पैसे कहाँ से ढूंढेंगे? हे भगवान, मैंने तो भीमा मिस्त्री से सब जुगाड़ करने को कह दिया है। अब तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो बड़ा सोचना होगा। सबसे पहले सुधा और राम को घर से बाहर निकालना होगा। निकालो? पर ये घर तो राम का भी है। तुम रमा को नहीं जानते। जब बात पैसों की हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखना उसे कैसे बाहर भेजती हूँ। आज सुबह दीदी क्यों बार बार कह रही थी कि मैं राम जी को लेकर अपने मायके चली जाऊं? ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं कहा। क्या हुआ सुधा? चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ सोच रही हो क्या? हाँ, वो आज सुबह दीदी बार बार कह रही थी कि मैं आपको लेकर मायके चली जाऊं। समझ में नहीं आया क्यों। शायद मैं अब समझ रहा हूँ। अभी भी रास्ते में भीमा मिस्त्री मिला था। उसने बताया कि भैया ने उसे मिट्टी खुदवाने के लिए औजार लाने को कहा है। क्या? मिट्टी खुदवाने के लिए? लेकिन घर में तो कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा, फिर खुदाई क्यों? राम भी अब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधा के शक को अब पक्की शक्ल मिल चुकी थी। सुबह दीदी की बात, आधी रात की खुदाई और अब मिस्त्री को बुलाना, ये सब यूं ही नहीं हो सकता था। अरे बताएंगे क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। असल में तुम्हारे भैया बोल नहीं पाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख राम, माँ ये घर और सारी दौलत तुम्हारे भैया के नाम करके गई है। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। क्या? ये आप क्या कह रही हो भाभी? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या? ये सब झूठ है। माँ हमें बहुत चाहती थी। गलत, एकदम गलत सोच। आखिरी वक्त में माँ तुम्हें पसंद नहीं करती थी और सुधा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाती थी। हाँ, सच कह रही हूँ छोटी, इसलिए तो मरने से पहले उन्होंने एक बार भी तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। पता था मुझे कि तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने सरपंच को बुला लिया है। वो भी बस आते ही होंगे। मैं गंगा देवी अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत करती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद, नया घर और तालाब मेरे बड़े बेटे श्याम के नाम की जाती है और मेरा पुराना घर मैं अपने छोटे बेटे रामू को देती हूँ। क्या? ये वसीयत माँ ने बनाई है? वसीयत और उसके नीचे लगे अंगूठे के छाप यही कहती है।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? इसकी वजह है अपमान, उपेक्षा और दुख। सरपंच जी, देवर जी और छोटी बहू ने मिलकर माँ पर इतना अत्याचार किया कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ सरपंच जी, जब माँ बीमार थी तब हम दोनों ने उनकी सेवा की, उन्हें दवा दी, खाना बनाया, रात रात भर जागे। आखिरी वक्त में माँ राम और सुधा से बहुत नाराज थी। झूठ है, सरासर झूठ है। सरपंच जी, मैंने और सुधा ने माँ की दिन रात सेवा की है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। माँ ऐसा हमारे साथ कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। बेटा राम, मुझे अफसोस है, लेकिन वसीयत के अनुसार मुझे यही फैसला देना होगा। कानूनन ये दस्तावेज वैध है और इस पर गंगा देवी जी के अंगूठे की छाप भी है। देखा, सब हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। अब असली खेल शुरू होगा। राम और श्याम को याद आता है, गंगा देवी की मृत्यु के बाद एक सफेद कागज पर उनकी अंगूठी की छाप ले गई थी। ये सब रमा की चाल थी। श्याम मन ही मन अपनी बीवी के दिमाग की चाल और तेजी की तारीफ कर रहा था। सरपंच जी, सुनिए ना, अब आप ही इन्हें कह दीजिए कि इस घर से निकल जाए। भैया, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो राम, गंगा देवी जी की वसीयत के अनुसार पुराना घर तुम्हारे नाम पर किया गया है। अब तुम्हें अपनी पत्नी सुधा को लेकर वहीं जाना होगा। लेकिन सरपंच जी, वो घर एकदम खंडर हो चुका है और उसके बगीचे की मिट्टी भी खराब हो चुकी है, हम खेती कहाँ करेंगे? छोटी, मैंने तुमसे कहा था ना, अब इस घर से तुम दोनों को निकलना ही होगा। ये माँ की मर्जी थी, नहीं मानती तो मत मानो, लेकिन सच्चाई यही है। मैं नहीं मानती ये सब आपकी चाल है। मुझे पता है जो भी आप कह रही हो वो झूठ है, धोखा है। क्या बड़ी बहू होने से कोई इतनी बड़ी बातों का हकदार हो जाता है? ए जी, सुना आपने, ये कैसी बातें कर रही है? सरपंच जी, आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? इतना अन्याय देखकर भी आप चुप रहेंगे? बेटा शांत हो जाओ। वसीयत के अनुसार अब ये घर श्याम और रमा का है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन सरपंच जी, क्योंकि सारी जायदाद श्याम के नाम पर है। मैं आदेश देता हूँ कि पुराने घर की मरम्मत का पूरा खर्च श्याम ही देगा। यह फैसला अंतिम है। ठीक है सरपंच जी, मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है। मैं अपने छोटे भाई के लिए पुराने घर की मरम्मत जरूर करवाऊंगा। कैसे माँ ने ऐसा किया? क्या वो हमसे इतने नाराज थे और हमें तो पता भी नहीं चला? पता नहीं सुधा, अब आगे कैसे गुजारा होगा। राम और सुधा टूटे दिल और नम आंखों के साथ घर छोड़ने को तैयार थे। राम के मन में बस एक ही बात थी, पता नहीं दीदी और भैया ने तो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जब माँ ने ही हमसे मुंह फेर लिया तो फिर दीदी और भैया की क्या गलती है? चलिए, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। पीछे से श्याम और रमा घर के दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वाह रे रमा, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं। एक तीर से 2 निशाने मार दिए। सच कहा, शुक्र है मरने के बाद हमने उनके अंगूठे का निशान ले लिया था। उसी से ही तो ये फर्जी वसीयत बनी है और हम इन दोनों को घर से भगा पाए। अब सारा धन, जायदाद और मिट्टी के नीचे छिपा वो कलश सब हमारा है। जाओ जल्दी, भीमा मिस्त्री को बुलाओ, हमें पैसे जल्द से जल्द निकालने हैं। राम और सुधा पुराने खंडहर जैसे घर में आकर रुकते हैं। सुधा के आंसू नहीं थमते। पता नहीं माँ को क्या हो गया था, वरना आप जैसे अच्छे इंसान को कोई गलत कैसे समझ सकता है? नहीं सुधा, बात सिर्फ जायदाद की नहीं है। माँ के मन में हमारे लिए इतनी नफरत देखकर दिल टूट गया। छोड़ो बेटा ये सब, मैंने भीमा मिस्त्री को कह दिया है, वो तुम्हारे पुराने घर की मरम्मत कर देगा। शुक्रिया सरपंच जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उतना तो हमारे अपने भी नहीं सोच पाए। मैं आ गया राम भाई, अब बताइए क्या करना है? अब बताइए कहाँ से शुरू करें? एक छोटा कमरा जल्दी तैयार कर देते हैं, वहीं आप लोग आराम से रहना शुरू कर सकते हो। ठीक है भीमा, एक छोटा सा कमरा बना दो।
अब यही हमारी नई शुरुआत होगी। इसके बाद भीमा ने अपना काम शुरू कर दिया। सारा दिन बीत जाने के बाद जब शाम हुई तब बगीचे के नीचे के हिस्से में खोदते खोदते अचानक से कुछ चीज की आवाज आई और थोड़ा सा खोदने पर भीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये कैसी आवाज? हे भगवान, ये तो कलश है, पूरे 10 कलश। राव भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? मिट्टी के अंदर 10 कलश निकले हैं और इनमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। श्याम पूरे बगीचे की खुदाई करवाता है। मजदूर थक जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। सारी मेहनत बेकार गई। काका काका गजब हो गया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आपके भाई के बगीचे की मिट्टी से 10 कलश सोने के सिक्कों से भरे मिले हैं और आपको खबर ही नहीं है। श्याम चौंक जाता है और गुस्से से भर जाता है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। ये सब मेरा है, सब मेरा। मैं कितने समय से इसे ढूंढ रहा था। नहीं, ये सब माँ ने मुझे बताया था। ये पैसे मेरे हैं। देखो, ये वसीयत में साफ साफ लिखा है कि पुराना घर और सारी संपत्ति श्याम का है। ये वसीयत नकली है। असली कागज पर तो माँ का अंगूठा लिया गया था। तुम दोनों ने धोखा दिया है। श्याम और रुमा, ये गलती नहीं, अपराध है। मरे हुए इंसान से धोखा करना सबसे बड़ा पाप है। अब तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ आखिरी वक्त में हम दोनों को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने तुझसे छिपा लिया। अगर तू सिर्फ मुझे संपत्ति से बेदखल करना चाहता तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने हमारी माँ के नाम पे झूठ बोला। इस गलती के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।